वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज हम बात करेंगे जीएम क्रॉप, जो कि एक स्पेशल टाइप की एक क्रॉप है जिसका हम पढ़ेंगे आज, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो ये क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मे बी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसकी में हम बात करेंगे। और पूरा इंट्रोडक्शन देंगे किसने बनवाया ये, और इसमें क्या नाम कौन सी जीन्स इन्वॉल्वमेंट रहती हैं, और इसके थोड़ा और आज से डिटेल में पढ़ने जाएंगे हम कि इसमें कैसे ये बनाई है, क्या प्रोसेस रहती है। ठीक है, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या लगती है इसमें, तो हम समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, ये फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो देखिए क्या मतलब है कि अगर जो क्या नाम था, फ्लेवर सेवर टोमेटो, मतलब कि फ्लेवर को सेव करना है, सेव करने वाला टोमेटो कह लो, समझ लेते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया तो फ्लेवर बना दिया, सेव मतलब कि सेवर बना दिया, और क्या बना दिया, टोमेटो बना दिया। तो क्या खासियत थी इस टोमेटो की, क्या ट्रेडिशनल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल हमारे पास थी टोमेटोज होते हैं जो हम लोग खेतों में उगाते हैं नॉर्मली, क्या वो डिफरेंस होता है उसमें? जी हाँ, उसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है, अगर जब प्रॉब्लम ये आ रही थी लगभग 20 सेंचुरी में, कि कहानी ये थी कि जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे, सपोज करिए अगर एक फील्ड में अगर ये उग रहा है, टमाटो उग रहा है, नॉर्मल टमाटो अगर उग रहा है, तो जब उसे ट्रांसपोर्टेशन करते थे ना, तो उसमें ज्यादातर क्या होता था, वो राइटनिंग ज्यादा कर लेता था, जिससे कि वो खराब हो जाते थे जब उनके नॉर्मल यूज करते थे जब हम। तो ट्रांसपोर्टेशन में ही वो काफी गल जाते थे, राइटनिंग ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम ज्यादा आती थी उस टाइम। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, यूके साइंटिस्ट ने क्या करा, तो उन्होंने बनाया कि उन्होंने क्या हुआ, लगभग रेडी हो गया ऑन मे 18 1994। मतलब कि इसमें इस सन में क्या हुआ कि एक कंपनी थी, इसका नाम था कालजी। तो इस कालजी ने क्या करा कि बनाया है एक फर्स्ट मॉडिफाइड फूड बनाया। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा होगा आई होप, और क्या नाम आपने गोल्डन राइस पढ़ा होगा, है ना। तो लेकिन ये बात जो आई है, ये पहला फूड था जो कि पहली बार अप्रूव हुआ था कि इसको खाया जा सकता है, एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं इसको। तो ये सबसे पहला था फ्लेवर सेवर टोमेटो। पहली चीज तो याद करने वाली ये है। किसने बनाया था? ये बनाया था हमारे कालजीन कंपनी। क्या थी कालजीन कंपनी? एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्या नाम काफी चीज बनाने वाली, मतलब कि इन्होंने बनाया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट बनाए। और ये कौन सी कंपनी है? ये है यूके की कंपनी। ठीक है, याद रखने वाली यूके की चीज है। और ये क्या होता है, दिस जीएम फूड वाज बेस्ड ऑन एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एज अ वन नंबर का आता है कि किस चीज पर ये बेस्ड है हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो ये हमारा है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। अभी हम आगे बात करेंगे क्या होता है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी और क्या है। इट बेसिकली मीन्स स्लोअर डाउन द राइपनिंग ऑफ टोमेटो। क्या हुआ कि जब इन्होंने साइंटिस्ट ने कालजी ने, जब कंपनी ने इसका यूज करा, तो क्या करा उसने, तो इसका रीजन मेन मोटिव यही था कि इनकी राइपनिंग को कम कर दिया जाए। जो गलते थे जो टोमेटो, उनको थोड़ा हल्के करना है, बंद तो पूरा नहीं करना है, वरना फिर वो यूज कैसे हो पाएंगे, कंज्यूम कैसे करेंगे हम लोग, वो ग्रीन रहेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने थोड़ा राइपनिंग को थोड़ा हल्का कर दिया। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी चीज पढ़ी होगी कि हर चीज जो भी कैरेक्टर्स हो, चाहे कोई हेयर्स हो, कि स्किन कलर हो, या कुछ भी चीज हो, तो हर चीज के पीछे एक जीन होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने डिस्कवर करी 3 जीन्स। अब उनकी जीन्स के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, देख लेते हैं कि उन्होंने पहले करा, उन्होंने देखा कि एक टाइप की जीन होती है जिसका नाम है पी टोम 5। क्या मतलब कि टोम का मतलब होता है टोमेटो, ठीक है, और क्या नाम है ये जीन है हमारे पी टोम 5, और ये क्या नाम है फाइटोइन सिंथेसिस। ये क्या होता है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए कि जो कोई प्रोसेस होती है ना, अभी हम आगे आपको बताएंगे आगे चल के, कि ये एक पूरी साइकिल होती है जिसमें कि अगर ये ना बनेगा तो मतलब पूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा राइपनिंग में। तो ये मेन इसकी चीज यहाँ पर है। तो ये क्या करता है, सपोज करिए कि पी टोम 5 क्या करेगा, फाइटोइन सिंथेसिस बनाएगा, मतलब राइपनिंग को थोड़ा प्रमोट करेगा। ठीक है, और लाइकोपीन सिंथेसिस करता है। क्या भैया ये लाइकोपीन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जो तुम्हारा टोमेटो होता है वो रेड कलर का होता है, और वो किस लिए होता है, वो होता है लाइकोपीन की वजह से। तो लाल जो ज्यादा सुर्ख होगा,
है ना। तो उस वजह से होता है ये लाइकोपीन सिंथेसिस। क्यों कौन करता है ये करता है पीटोम 5 और रेड क्लोरर प्रोवाइड कराता है। सेकंड जीन देखते हैं, इसका नाम है पीटोम 6। इसका काम क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जीन है जिसका याद रखने वाली चीज है और हमेशा आता है एक नंबर में। कहता है कि ये होती है पॉलीगैलेक्टोरिनोलिडेस। तो ये टाइप की जीन होती है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या होता है, सेल वॉल डिग्रेडेशन। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई कच्चा फ्रूट होता है, कच्ची या मान के चलिए कच्चा आम होता है, कच्चा बादाम होता है, जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो क्या नाम मैच्योर नहीं होगा तो वो काफी क्या नाम हार्ड होता है। लेकिन हल्की हल्की जब उसकी सेल वॉल टूटती है तो क्या नाम है थोड़ा वो सॉफ्टनिंग आ जाती है। जैसे आम में देखा होगा आपने, कच्चा आम और क्या नाम जब पका आम बन जाता है तो उसमें क्या होता है, सेल वॉल डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। और यही मेन इंपॉर्टेंट होता है जो कि फूड राइपनिंग में हेल्प करता है। मतलब कि अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो मतलब फूड रैपिंग ज्यादा तेज होगी, और ज्यादा तेज होगी मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी से डिग्रेडेशन होगा। सपोज करो अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो हम अगर फील्ड से अगर हम ट्रेडिशन लेकर आते हैं, सपोज करो नॉर्मल कोई फ्रूट टमाटो लेकर आते हैं तो घर तक आते हुए क्या नाम सड़ जाएगा। तो उसको नहीं क्या करा इन लोगों ने, क्या करा साइंटिस्ट ने, इस पर मदद करी, मतलब कि इस पर ज्यादा रिसर्च करी और इसको ही के नाम अखाड़े में लिया और उसको पूरी तरह से मैनेज करा और हमने राइपनिंग को रोक लिया। राइपनिंग रोक लेंगे मतलब कि वो अच्छे दिनों तक चल जाएगा। अगर नॉर्मली जो टोमेटो था वो 3 से 4 दिन चल रहा था, वो कम से कम 7 से 8 दिन तक चल सकता है और ज्यादा स्टोरेज हो सकता है तो काफी यूज कर सकते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक लॉस भी कम होगा। आगे देखते हैं पीटोम 13 क्या है। पीटोम 13 क्या है, पीटोम 13 भी दिखा देता हूँ क्या है ये एसीसी ऑक्सीडेज टाइप का एक एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इथिलीन प्रोडक्शन का हेल्प करता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीन्स होते हैं, जिबलिन होते हैं, वैसे इथिलीन भी होता है जो कि क्या करता है, राइपनिंग में हेल्प करता है। अब ये राइपनिंग में हेल्प करेगा तो इसका मतलब कि राइपनिंग ट्रिगर करा देता है और जिसमें क्या होता है वो पूरी तरह से प्रोसेस को राइपन ट्रिगर कर देगा, जिससे कि वो जल्दी से गलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है मेथियोनिन। ये की पूरी प्रोसेस आपको बता दूं अच्छे तरीके से। जो हमारा प्रोडक्शन होता है हमारा किसका, जो कि हमारा क्या नाम है फ्रूट राइपनिंग होती है, जो कि इथिलीन करता है बेसिकली। अगर आपने और डिटेल में अगर पढ़ा होगा कि सिंथेसिस की जो हमारा इथिलीन होता है तो पूरी प्रोसेस ऐसी होती है, ऐसी होती, समझ लें। आपको ये समझने की चीज है क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल में पूछी जाती है। अगर आप 12th में हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस समझने वाली चीज है बिल्कुल। ये कौन सी चीज इन्वॉल्वमेंट रहती है, मेन इंपॉर्टेंट हमारी ये वाली जीन है। आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ज्यादा याद करना चाहते हैं तो ये पूरे याद कर लीजिए। टेबल याद करेंगे तो फुल टू फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, मेथियोनिन क्या है। मेथियोनिन हम जानते हैं मेथियोनिन क्या करता है। मेथियोनिन भी एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जब ये होगा तो ये क्या करेगा, सेम सिंथेसिस की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, एस एडिनोसाइड मेथियोनिन बना लेगा। आगे बढ़ते हैं, एसीसी सिंथेसिस की प्रेजेंट में आते हुए क्या होगा, ये 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है 1 नंबर में कि इसे फुल फॉर्म बताएं, तो आप याद कर सकते हैं। और फिर एसीसी ऑक्सीडेज की रिप्रेजेंट में बना लेता है, इथिलीन बना लेता है। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन होता है यही इंटीग्रेट करता है पूरी प्रोसेस को बनाने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझ लेते हैं कि एंटीसेंस आरएनए कैसे काम करता है और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्या नाम प्रोसेस में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेज है। चलिए अब देखते हैं कि एंटीसेंस आरएनए और क्या ना हो टेक्निक होती क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में। अगर इससे पहले आप समझ लीजिए कि सेंट्रल डोगमा बायोलॉजी आपने पढ़ा ही होगा, मतलब डीएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। एक नॉर्मल टमाटो लिया, जो कि एक नॉर्मल टमाटो जो हम खेत में उगाते थे पहले, ठीक है, तो उसमें क्या था, वो डीएनए बना, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना और क्या नाम इसने प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन ही होगा जो फंक्शनल होगा, जो कि एक्सप्रेस करेगा, वो बनाएगा पॉलीगैलेक्टोरिनोलेडेस। ये क्या करता था, इसका काम क्या था, इसका काम था, हमने पढ़ा था अभी कि ये राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये राइपनिंग में हेल्प करता है, मतलब कि टमाटो को बहुत अच्छी तरीके से वो राइप कर देगा। लेकिन यहाँ पर ना जब हमने ट्रांसजेनिक जेनेटिक मोडिफाई ऑर्गेनिज्म प्लांट बनाया या फूड बनाया, क्योंकि टमाटो इस समय है ये हमारा फ्लेवर से टमाटो जिसे हमने कह रहे हैं, क्या डीएनए बना। आप क्या करा, डीएनए बना, इसका एक स्टैंड क्या था, एक स्टैंड हमारा ये रहा। लेकिन यहाँ पर चीज नहीं है, मैं दूसरे तरह से दिखाऊंगा जिससे कि आपको सही समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया हमारे पास
यही हमारा है एंटीसेंस। क्यों एंटीसेंस है? क्यों एंटीसेंस है भैया? ये देखो, सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ की बात करते हैं अगर हम, तो ये हमारा डीएनए हो गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो गया, तो इसने एमआरएनए बनाया, तो इसका मतलब कि ये क्या बन गया, आगे हमारा ये सेंस बन गया। सेम कहानी यहाँ पर भी आएगी, इसका ये यूज हुआ तो ये सेंस हो गया, ठीक है, ये सेंस आरएनए बना, लेकिन इसका अपोजिट क्या हुआ, एंटीसेंस हो गया। तो यहाँ पर एंटीसेंस भी बना आगे, तो मतलब कि डबल स्टैंडर्ड बन गया, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टाइप का बन गया ना ये है। तो इसी बात को हम कहते हैं, इसी बात को, इसमें क्या होगा, जब ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन बन नहीं सकता, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो मतलब पॉलीगैलेक्टोनाइट्रेज बनेगा नहीं। तो ये यहाँ पर ये लिपट गया अच्छे तरीके से। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज देख लेते हैं। पहले ये करता है कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी। जैसे हमने बात कर चुके हैं कि इसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ जाती है। सपोज करो कि अगर ज्यादा देर तक चलेगा तो इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ जाएंगी ना। पहले क्या था, पहले 2 से 3 दिन चलता था, ठीक है, और अब क्या है, अब कम से 7 से 8 दिन चल जाएगा, तो इसमें ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी। तो यही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ रही है इसके लिए। हेल्प इन ग्रोइंग हार्श मीडियम। देखो ऐसा नहीं है कि जीएम क्रॉप में मतलब बेसिकली हमने न्यूट्रिशन क्वालिटी, देखो क्या होता है ना, जो कि इसकी राइपनिंग क्वालिटी को मैंने बढ़ाया नहीं, साथ साथ हमने इसके साथ क्या उसमें कुछ और चेंजेस करें, जिससे कि क्या हो सके, देखिए कि ना हर्बिसाइड रेसिस्टेंट हो सके, सॉल्ट टॉलरेंट हो सके, कहीं पर ज्यादातर सॉल्ट ज्यादा होता है तो वहां पर ये हो सके, कुछ ऐसे डिजीज रेसिस्टेंट भी बन सके, और सॉइल सेविंग फर्टिलिटी। क्या होता है बेसिकली, अगर हम जब हेर्बिसाइड जब डालेंगे नहीं, मतलब कि वो प्लांट खुद से तैयार रहेगा कि हेर्बिसाइड से वो बच ले, तो हमें हेर्बिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमें और इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी। तो यही वो बता रहा अच्छे तरीके से, इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू और फर्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें हम केमिकल डाल ही नहीं रहे। तो इससे क्या हुआ, एक मेंटेन रहेगी क्रॉप सही। देखो काफी एडवांटेजेस हैं, लेकिन इससे डिसएडवांटेज ज्यादा भी हैं। देखो क्या पहला है डिसएडवांटेज, डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। इसको एलर्जी हो सकती है, टू एंटीबॉडी रेसिस्टेंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी हो सकता है। देखो पहले एलर्जी मतलब कि हमें काफी एलर्जी हो सकती है, लाल लाल धब्बे, लाल लाल करके दाने आ सकते हैं हमारे अंदर। एंटीबॉडी रेसिस्टेंट, सपोज करो कि अगर हमारे अंदर चली गई, तो सपोज करो कि कुछ भी अगर एंटीबॉडी हम खाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है कि काम ही ना करे हमारे लिए। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, सपोज करो कि अगर एक बीमारी है, अगर एक प्लांट में चली गई है तो वो दूसरे प्लांट में चली जाएगी, तो सब पूरी फैल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए। तीसरी चीज क्या है, डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, जो नेचुरली जो प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, नेचर ने उगाया है, वो तो अपने इवोल्यूशन के जरिए आए होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक नेचर को डिस्टर्ब करने वाली चीज हो गई हमारे लिए। और क्या है, लीकेज ऑफ प्रोटीन इन सॉइल। कई बार ऐसा भी सकता है, सपोज करो कि हम पॉलीगैलेक्टिक यूनिट जो बना रहे हैं, ठीक है, जो रोक रहे हैं, कुछ उसका ऐसे प्रोटीन बन जाए जो कि हमें नहीं मालूम है, क्योंकि रिसर्च कितनी कर सकते हो, काफी प्रोटीन प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉइल में चले जाए, सॉइल के डैमेज करते कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये लैक ऑफ रिसर्च ऑन जीएम, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम नहीं जानते, हमने कह तो दिया कि भैया हम इसको पॉलीगैलेक्टिक यूनिट इसको रोक ले रहे हैं, है ना, या और भी चीज हम बना रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और उसका रिजल्ट निकल के आ जाए कि हमने एक्सपेक्ट तो नहीं करा है। सपोज करो अभी अच्छे हमारे लिए यूजफुल है, अभी ये प्रोटीन बना रहे हैं, हो सकता है कि एनवायरमेंट कुछ चेंज कर दे अपने उस प्लांट को, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर हमें नहीं कुछ बिलीव कर सकते कि क्या से क्या हो जाए हमारे लिए। तीसरी बात क्या है, क्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या चीज है ये कि बायोलॉजिकल वेपन में समझते हैं आप ये कि मतलब कि सपोज करो कि अगर क्या करे चाइना, क्या करे चाइना कुछ ऐसा प्लांट बना, ऐसा कुछ पेड़ बना दे, या सपोज करो ऐसा फ्रूट बना दे जो कि इसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी बढ़ा दे, कह दे कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ रिस्क अच्छे होते हैं, इसका ब्रेन हैमरेज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टली फिर क्या करे, ह्यूमन हेल्थ पे अटैक करे, तो एक बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है। तो आपको कौन सा लगता है कि ये बायोलॉजिकल वेपन अभी तक आया हमारे वर्ल्ड में? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय।